नमस्कार दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अपने पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करते हैं अपन, पहले करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं। तो आपके मटेरियल वो दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर, एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। जैसे कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर को बोलते हैं चालक। इसमें धारा आसानी से बह जाती है, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, धनात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ में प्रतिरोध बढ़ता है। और आपका एनर्जी गैप एक्सिस्ट नहीं करता क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ब्रोंज, स्टील ये इसके एग्जाम्पल है। और ये सेकंड सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में होते हैं। फिर चलते हैं अपन इंसुलेटर यानी कुचालक में। इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, ऋणात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है, तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध कम हो जाता है, एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, जैसे आपके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। आपका एनर्जी गैप की इकाई होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एग्जाम्पल होता है आपका वुड, माइका, रबड़, ग्लास। सेवंथ ग्रुप और एट्थ ग्रुप में ये होते हैं, पाए जाते हैं। ये आपके सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उस अर्धचालक बोलते हैं हिंदी में। इसकी चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच की बनी रहती है। इसमें 0 डिग्री पे धारा नहीं बहती है, लेकिन 300 डिग्री केल्विन पे धारा बहती है। यह ऋणात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है, एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बना रहता है। और ये आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम ये इसके एग्जाम्पल है। ये फोर्थ ग्रुप में होते हैं। और तीसरे ग्रुप और पांचवें ग्रुप के अंदर भी ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। ये आपके इसके डायग्राम हो गए तीनों के। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर यानी तापमान की। तो तापमान 3 तापमान होते हैं। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक होता है आपका रूम टेम्परेचर, एक होता है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर को वातावरण तापमान भी बोलते हैं। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री केल्विन पे, वो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और रूम टेम्परेचर है वो 300 डिग्री केल्विन को बोलते हैं, वो होता है आपका माइनस, अगर 300 डिग्री केल्विन को सेंटीग्रेड के अंदर चेंज करते हैं तो वो आता है आपका -27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम में लिया जाता है। रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम में आता है। वातावरण तापमान होता है वो 290 डिग्री के समथिंग अपन काम में लेते हैं, वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो होता है आपका, इसको केल्विन को सेंटीग्रेड के अंदर चेंज करते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन लाइन्स के अंदर ये यूज में किया लिया जाता है। फिर जानते हैं अपन थर्मल वोल्टेज। यह तापमान के तुल्य वोल्टेज होता है। तो इसका सूत्र होता है आपका VT बराबर T/11,600, जहाँ पे T आपका तापमान डिग्री केल्विन पे है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, कमरे के तापमान के तुल्य वोल्टेज बताओ। तो कमरे के तापमान का तुल्य अपन को वोल्टेज बताना, तो VT बराबर होता है आपका, T होता है टेम्परेचर यानी कमरे का टेम्परेचर कितना होता है 300 डिग्री केल्विन। तो यहाँ से अपन ने 300 ले लिया और 11,600 ये फॉर्मूले से ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.02586, यानी आपकी 26 मिली वोल्ट के समथिंग आ जाएगी। फिर जानते हैं अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊर्जा को दर्शाता है, यह ऊर्जा की इलेक्ट्रॉनिक्स में इकाई होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। फिर जानते हैं अपन मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है वो होती है आपकी गतिशीलता। यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से चलता है। आपकी म्यू से इसको दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी। और म्यू बराबर VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दर्शाते हैं VD से और इंटेंसिटी को दर्शाते हैं आपका E से। और इसके मात्रक हो गए मीटर इंटू मीटर, यानी M/M और सेकंड इंटू वोल्ट। तो ये होगा मीटर स्क्वायर अपॉन में आपका वोल्ट सेकंड। और इसकी छोटी इकाई होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड। अब जानते हैं मोबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब होता है कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन की मोबिलिटी जानते हैं। तो जर्मेनियम की आपकी होती है वो होती है, जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की होती है आपकी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड। ये इसका मोबिलिटी का मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन की सिलिकॉन की होती है, जर्मेनियम की देख ली, ये सिलिकॉन की होती है आपकी 1300 और होल की होती है 1800 और सिलिकॉन के अंदर होल की होती है आपकी 500। जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है।
इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा धारा फ्लो होती है। Eg बराबर, ये Eg आपको 0 डिग्री केल्विन पे या 300 डिग्री केल्विन पे। आपका जर्मेनियम के अंदर वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो होता है आपका 0.782 0 डिग्री केल्विन पे, और 300 डिग्री केल्विन पे जर्मेनियम का वोल्टेज होता है 0.72, और सिलिकॉन का होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के अंदर 300 डिग्री केल्विन पे होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाया गया है, जर्मेनियम में एनर्जी गैप कितना होता है, तो वो होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए में ये दिया गया है, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 और नन। तो देखो जर्मेनियम के अंदर मैंने कितना बताया, जर्मेनियम के अंदर आपका अगर जर्मेनियम के अंदर 0.782 या 0.72, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका 0.72 ही एक ही दिया जाता है। अगर टेम्परेचर की सीमा दी जाएगी तो उसके अनुसार पूछा जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो एक आपको मिलेगा। 0 डिग्री केल्विन तापमान पर सिलिकॉन में एनर्जी गैप कितना होता है, तो वो होता है आपका, ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसके अंदर कौन सा है ऑप्शन 0 डिग्री पे, देखो 0 डिग्री पे सिलिकॉन का कितना होता है 1.21, तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल की बात करते हैं। तो ये आपका डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल आप जानते ही होंगे। और ये है डायोड का आपका, इस प्रकार से भी आपको मेटल मिल सकता है, इस प्रकार से भी सिंबल मिल सकता है। ये है आपका जिंदर डायोड का सिंबल, देख लो ध्यान से। ये है आपका बैकवर्ड डायोड, बैकवर्ड डायोड का सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। फिर है आपका फोटो डायोड, फोटो डायोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। फिर आपका है LA डायोड, यानी लाइट एक्टिवेटेड डायोड है, उसका सिंबल इस प्रकार से होता है। PN डायोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। टनल डायोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। और ट्रायोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। टेट्रोड का इस प्रकार से सिंबल होता है। डाइक का इस प्रकार से सिंबल होता है। ट्राइक का इस प्रकार से सिंबल होता है। थायरिस्टर का तो आप जानते ही हो, इस प्रकार से होता है। PNP का इस प्रकार से होता है। NPN का इस प्रकार से होता है। IC का इस प्रकार से होता है। UJT का इस प्रकार से होता है। FET का ये होता है आपके, और एंड गेट का इस प्रकार से होता है, और नोट एंड नोर ये सब इस प्रकार से होते हैं। ये होता है आपका फ्लिप फ्लॉप का, ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ये हो गया आपका क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। ये इस प्रकार से डायग्राम हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। अब जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। तो जर्मेनियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 32, और सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर 14, यानी परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका, इसका 32 होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का होता है 14। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, पहले भरे जाते हैं 2, फिर भरे जाते हैं आपके 8, फिर भरे जाते हैं 18। तो इस प्रकार से भरे जाते हैं, 2n² से फॉर्मूले से भरे जाते हैं। तो इसके अंदर लास्ट की कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। जर्मेनियम की हाई मोबिलिटी होती है और सिलिकॉन की लो मोबिलिटी होती है। इसके अंदर आपकी मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखाई दी, ये आपके बता ही दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होते हैं। टेम्परेचर ये -60 डिग्री टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। ये आपका -62 + 175 तक कार्य करता है। ये मोर लीकेज करंट इसके अंदर माइक्रो एम्पियर में होती है 10⁻⁻6 से, और ये होती है नैनो, यानी इसके अंदर आपकी लीकेज धारा कम लीकेज धारा होती है। तो ये आपकी नैनो एम्पियर के अंदर होती है 10⁻⁹। फिर अपन इंस्टेनिंग का मतलब होता है आपका शुद्ध अर्धचालक, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो एक शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। फिर आपका इंस्टेटिंग सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं आपके अशुद्ध, यानी अशुद्धि मिलाकर जो अर्धचालक मिलाते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेटिंग सेमीकंडक्टर, यानी अशुद्ध अर्धचालक, हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। एक होता है आपका P प्रकार का पदार्थ, एक होता है आपका N प्रकार के पदार्थ। कंडक्टर होते हैं वो होते हैं आपके मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। इंसुलेटर होते हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग में बनाते हैं। फिर अपन जानते हैं P प्रकार के और N प्रकार के पदार्थ। P प्रकार के इंस्टेंटिंग सेमीकंडक्टर यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिवेलेंट यानी त्रिसंयोजी, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अशुद्धि को जोड़ते हैं तो P टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। P4 पेंटा नहीं होता, ये याद रखने की ट्रिक है।
ट्रिवेलेंट अशुद्धि बराबर होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर आपके बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, जिसको आप बेग से याद रख सकते हो। एक्सेप्टर का मतलब होता है आपका ग्रहण करने वाला, ये होते हैं एक्सेप्टर। डोपिंग का मतलब होता है किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने को डोपिंग कहा जाता है। फिर जानते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर, इसमें पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी पदार्थों की अशुद्धि को मिलाते हैं, तो ये होता है आपका डोनर। डोनर का मतलब होता है दान देने वाला। इसके अंदर आपके पदार्थ रहते हैं बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, इसको बाप से याद रख सकते हो। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यह किसी भी एटम में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में घूमता रहता है। एक होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जिसे आसानी से एटम से अलग किया जाता है, तो इसके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके नेगेटिव चार्ज होता है। होल होता है, होल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी बह जाता है तो वहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन बह गया तो वहाँ पे एक जो खाली स्थान बचता है उसे होल कहते हैं। इस पर धनात्मक आवेश होता है। फिर जानते हैं अपने पी प्रकार और एन प्रकार के पदार्थों को एक साथ सारणी में। ये आपके ट्रिवेलेंट होते हैं, ये पेंटावेलेंट होते हैं। इसको बेग से याद रखते हैं। बेग का मतलब आपका बी फॉर बोरोन, ए फॉर एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम। और आपका इसको बाप से याद रखते हैं बिस्मिथ, एंटीमनी और आर्सेनिक, फास्फोरस। होल्स की संख्या ज़्यादा होती है पी टाइप में, और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। मेजोरिटी होल्स की होती है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। इसके अंदर आपकी मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है और माइनॉरिटी आपकी होल की होती है। पीएन जंक्शन क्या होता है, पी प्रकार और एन प्रकार के दो पदार्थ हैं, उनसे मिलकर डायोड बना रहता है इस प्रकार से। तो इसके अंदर किस प्रकार से जुड़ा रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। पी फोर मतलब होता है आपका होल से, और एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। जब पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन को नेगेटिव जोड़ा जाता है तो ये फॉरवर्ड बायस के अंदर कार्य करता है। और ये होती है आपकी, इसके अंदर इसके बीच में एक डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। जैसे सप्लाई देते हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन के अंदर डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होती है, और रिवर्स बायस के अंदर आपकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, यानी बढ़ जाती है। ये होती है आपकी आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये होती है आपकी रिवर्स बायस कंडीशन। अब जानते हैं वी आई करेक्टरिस्टिटी ऑफ डायोड। वी आई करेक्टरिस्टिटी ये होती है डायोड की, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर होती है, ये आपकी रिवर्स बायस के अंदर होती है। ये कट इन वोल्टेज होता है जो कि लीकेज करंट बहता है। और आपके डायोड के जर्मेनियम का बना हो तो डायोड का वोल्टेज होता है 0.3, ये आपकी कट इन वोल्टेज, यानी इतना ड्रॉप करेगा वोल्टेज। और डायोड का सिलिकॉन का होता है, वो होता है 0.7 वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। वी आई करेक्टरिस्टिटी ऑफ आइडियल डायोड। आइडियल डायोड के अंदर आपके इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, कट इन वोल्टेज भी जीरो होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन अनंत पर प्राप्त होता है, और 100% इफिशियंसी होती है आइडियल डायोड की। बात करें रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर के अंदर आपका यह एसी को डीसी के अंदर बदलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। फुल वेव के अंदर एक होता है आपका सेंटर टेप्ड, एक होता है आपका ब्रिज टाइप। तो हाफ वेव के अंदर आपका एक डायोड लगा रहता है, इस प्रकार से आपकी वेव फॉर्म प्राप्त होती है। और अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पीआईवी को मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको आप वीएम से दर्शाते हैं। रिवर्स बायस में तो मैक्सिमम वोल्टेज है तो डायोड के अक्रॉस में लगती है, यानी रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि डायोड के अक्रॉस लगती है। पीआईवी का मतलब है ये। फिर अपन जानते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है हाफ वेव के अंदर, इसका वैल्यू होती है आपकी 1.57। रिपल फैक्टर है, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1.21। इसका ये फॉर्मूला है, ये हमने लिखा रखा है। नीटा बराबर इफिशियंसी होती है इसकी 40.6%। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इनसे कि कितनी होती है हाफ वेव की। अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव के अंदर पहला है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप इस प्रकार से डायग्राम बना रहता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, तो इसके अंदर से सेकेंडरी से आपकी टेपिंग निकाली जाती है, और दो डायोड लगा रहता है D1 और D2। यहाँ पे लोड लगा हुआ है इस प्रकार से। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि इसके अंदर वेव फॉर्म है, वो आउटपुट यहाँ पे ऐसे मिलती है। फिर इसका वी एवरेज होता है, वो होता है आपका 2Vm/पाई, और वी आर एम एस होता है Vm/√2। फॉर्म फैक्टर होता है Vrms/वी एवरेज। तो इसकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। पीक फैक्टर की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1.41। और रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0.48।
और PIV होती है वो होती है 2 Vm, और नीटा होता है 81.2%। ये होता है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देख लो। अब बात करते हैं अपन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की, यानी ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की। तो इसके अंदर 4 डायोड लगे रहते हैं, D1, D2, D3, D4। यहाँ पे ऐसे लोड लगा रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस प्रकार से वेवफॉर्म बनी, यही आउटपुट मिलता है इस प्रकार से सेम टू सेम। इसके अंदर सारा कुछ फुल वेव की तरह सेम है, केवल एक चीज़ चेंज है, कौन सा, PIV, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज है वो आपका VM होता है। यह है आपका फुल वेव से अलग है केवल, और सारे पॉइंट सेम ही है। अब बात करते हैं अपन फिल्टर की। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर में फिल्टर आउटपुट और जो AC प्राप्त होता है उसे दूर करता है। यानी आउटपुट अपन लेते हैं, ये आपके रेक्टिफायर वगैरह सर्किट है, इन पे अपन देखते हैं तो आउटपुट के अंदर AC की कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, तो उसको क्या करता है, उसको दूर करता है फिल्टर सर्किट। तो अपन जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या वर्क होता है, इनसे ही आपका फिल्टर सर्किट तैयार होता है। यह AC को अपने से पास नहीं होने देता है, यह DC को अपने से पास होने देता है। और कैपेसिटर क्या करता है, यह AC को पास होने देता है तथा DC को पास नहीं होने देता है। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव भी आता है और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। फिर अपना एक है इंडक्टर टाइप फिल्टर सर्किट, इसके अंदर आपका इंडक्टर इस प्रकार से लगा रहता है। फिर कैपेसिटर टाइप फिल्टर सर्किट, ये कैपेसिटर इस प्रकार से लगा रहता है पैरेलल के अंदर, यहाँ पे सीरीज के अंदर। फिर अपना 3 नंबर का है चोक इनपुट टाइप फिल्टर। तो चोक इनपुट टाइप फिल्टर इस प्रकार से ये। फिर अपना कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के अंदर यहाँ पे इनपुट के अंदर कैपेसिटर हो गया, और ये आपका सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। पाई टाइप फिल्टर सर्किट, ये सबसे अच्छा आपका फिल्टर सर्किट है। पाई टाइप फिल्टर सर्किट इस प्रकार से बना रहता है। अब बात करते हैं अपन CRO। CRO की फुल फॉर्म होती है आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यह एक डिजिटल डिवाइस होता है, यह लीनियर डिवाइस होता है, यह पावर को नहीं नापता, धारा वो वोल्टेज और सभी को मापता है। यह RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू को भी मापता है। यह आवर्ती और फेज एंगल को भी नापता है। इसका रिजोल्यूशन बहुत उच्च होता है, इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत उच्च होती है। CRO के भाग होते हैं, एक होता है आपका ब्लिंकिंग सर्किट, यह आपका रिट्रेंस पीरियड के दौरान ट्यूब में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को रोक देता है। एक होता है आपका सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, यह हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल दोनों सप्लाई में आपका सिंक्रोनाइजिंग करता है। एक होता है आपका फास्फोरस कोटिंग, यह हीट ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन गन, इसकी मदद से ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। एक होता है आपका कैथोड, यह इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को बढ़ाता है। एक होता है आपका एक्विडेज कोटिंग, एक्विडेज कोटिंग से इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैल जाते हैं, उन्हें किनारों पर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक होता है आपका प्री एक्लेरेशन एनोड, एक होता है आपका फोकसिंग एनोड, एक होता है आपका एक्लेरेशन एनोड। फिर अपन डबल कन्वेंस लेंस के थ्रू क्या करते हैं, देखो। वर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेट हॉरिजेंटल पोजीशन में होती है, और हॉरिजेंटल प्लेट होती है, डिप्लेटिंग प्लेट होती है, वो आपकी वर्टिकल पोजीशन में होती है। इसके अंदर होते हैं P11, P4, P6, P15 और P31। ये आपके किस काम में आते हैं, ये मैंने आपको बता रखे हैं। अब जानते हैं अपन BJT। तो BJT की फुल फॉर्म होती है आपकी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट फ्लो होती है। BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। BJT के 2 जंक्शन होते हैं, एक होता है आपका एमीटर बेस, एक होता है आपका बेस कलेक्टर। BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये ध्यान में रखना। BJT में इनपुट जंक्शन EB, इमीटर बेस का प्रतिरोध कम होता है, तथा आउटपुट जंक्शन BC यानी बेस कलेक्टर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। BJT में एक्टिव रीजन में EB जंक्शन होता है हमेशा फॉरवर्ड बाइस, तथा BC जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। BJT 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका PNP, एक होता है आपका NPN। इसका ये सिंबल होता है NPN और PNP। इसके अंदर आपका PNP के अंदर तीर का निशान प्रवेश करता है अंदर, और NPN के अंदर बाहर निकलता है। एमीटर से करंट बाहर निकलती है और एक के अंदर से जाती है, और सेम ही सिंबल होते हैं। ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। एमीटर होता है, इसकी चौड़ाई बेस से ज़्यादा तथा कलेक्टर से कम होती है,
और बेस की सबसे कम होती है, बाद में एमिटर की होती है, और सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कलेक्टर की। फिर जेईबी के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर कम, क्योंकि यह फॉरवर्ड बाइस होता है। और जेबीसी यानी जंक्शन बेस कलेक्टर के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर ज़्यादा होती है, क्योंकि यह आपका रिवर्स बाइस होता है। अब बात करते हैं अपन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होता है, इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन लेयर होती है। डिफ्लेक्शन लेयर की बात करें, फॉरवर्ड बाइस में डिफ्लेक्शन लेयर से मेजॉरिटी कैरियर ही बहते हैं। यह रिवर्स बाइस में अपने से माइनॉरिटी कैरियर को बहने नहीं देता है। यह अपने से माइनॉरिटी कैरियर को आसानी से पास होने देता है। फॉरवर्ड बाइस में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, रिवर्स बाइस में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। और आपका एक जानते हैं रिकॉम्बिनेशन यह बेस को देखने में बेस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर आकर क्या करते हैं, रिकॉम्बाइन यानी मिल जाते हैं। तो ये लगभग 5% इलेक्ट्रॉन या होल आपस में मिल जाते हैं, तो उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यदि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो होल डिफ्लेक्शन लेयर को पार करके बेस में पहुंचता है, तथा बेस में जाते ही होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर पर भेजने के लिए जंक्शन कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस करना होगा, क्योंकि आपका रिवर्स बाइस में डिफ्लेक्शन लेयर माइनॉरिटी कैरियर्स को बहने देता है। ये आपकी इसकी वर्किंग हो गई। अब जानते हैं नेक्स्ट ट्रांजिस्टर यानी एनपीएन के बारे में बात करते हैं। जब हम एमिटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम होता है, इसको देख लो। तो इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में चले जाते हैं तथा बेस से कुछ होल तथा इलेक्ट्रॉन में रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। यदि बेस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया जाए तो बेस में उपलब्ध माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पर पहुंच जाते हैं। बीजेटी में बेस लेयर में लगभग 5% इलेक्ट्रॉन होल को रिकॉम्बाइन हो पाते हैं और आईबी का मान बहुत कम हो जाता है। यह आपका आईसी के लमसम रहता है और आईबी बहुत कम होता है, वेरी लो। आई बराबर होता है आपका आई बी प्लस आई सी, यानी आई बराबर आई सी प्लस आई बी या आई बी प्लस आई सी। एक होता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसका आपका इस प्रकार से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉमन बेस को रखा जाता है, कॉमन पॉइंट, और इनपुट करेक्टरिस्टिक इस प्रकार से होती है। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो इस प्रकार से होती है आपकी आईसी और वीबीसी के मध्य होती है। एक होता है आपका करंट गेन होता है एल्फा बराबर आई सी अपॉन आई ई। एल्फा होता है वो आपका 1 से ज़्यादा होता है। फिर अपना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको करंट गेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ध्यान में देना है, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। आई सी बराबर आई बी। बीटा होता है वो क्या होता है, 1 से क्या होता है, 1 से, ये तो 1 से एल्फा 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बीटा क्या है, ये 1 से, इस प्रकार से। तो आपका सी बी बराबर एल्फा, इसके यानी सी बी जब कॉमन बेस होता है तो उसको एल्फा करंट गेन लेते हैं, और जब कॉमन एमीटर रहता है तो आपको बीटा से लेते हैं। तब दोनों का रिलेशन निकालते हैं तो एल्फा और बीटा का ये रिलेशन है, ये मैंने आपको बता रखा है। बीटा बराबर एल्फा बटे 1 माइनस एल्फा, एल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा। अब बात करते हैं अपन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका इस प्रकार से बना रहता है। तो इसके अंदर आपकी करंट गेन का ध्यान में रखना है। करंट गेन इसको गामा से लेते हैं, गामा बराबर आई ई बटे आई बी। गामा का ये रिलेशन, अब रिलेशन देखते हैं गामा और बीटा में। तो गामा बराबर होता है बीटा प्लस 1। ये वोल्टेज गेन होता है वी जी बराबर वी नोट अपॉन वी आई, यानी आउटपुट इनपुट। वी जी बराबर एक ये फॉर्मूला भी होता है आपका 20 log 10 वी नोट अपॉन वी आई, ये डेसिमल के अंदर लिया जाता है। पावर गेन होता है आपका पी जी बराबर पी नोट अपॉन पी आई, और पी जी का एक फॉर्मूला होता है 20 log 10 पी नोट अपॉन पी आई, ये डेसिमल के अंदर। ये आपकी सारणी है या मैंने आपको बनवा रखी है अच्छे से।
अब करते हैं बीजेटी के क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक सुनना। बीजेटी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बीजेटी के क्वेश्चन। तो बीजेटी एक है, बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। एनपीएन का सिंबल क्या होता है, एनपीएन और पीएनपी का मैंने सिंबल आपको बता दिया। बीजेटी में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है। बीजेटी की सबसे ज़्यादा चौड़ाई किस लेयर की होती है, उसकी होती है कलेक्टर की। बीजेटी में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है, वो होता है आपका कलेक्टर के अंदर। बीजेटी में रिकॉम्बिनेशन के कारण कितनी धारा बह जाती है, वो आपकी लगभग 5% एमीटर की बह जाती है। सही कथन है वो होता है आपका एल्फा बराबर IC/IE। बीजेटी के अंदर कॉमन बेस में धारा गेन आपका 0.90 है, तो कॉमन एमीटर में धारा का गेन बताओ। तो एल्फा बराबर होता है आपका, एल्फा दिया गया है 0.90 दिया गया है, बीटा बराबर होता है एल्फा बटे 1 माइनस एल्फा। तो इसके अंदर रखोगे तो वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 बीटा की वैल्यू। किसी बीजेटी में बीटा बीजे यानी बीजेटी के अंदर आपका बीटा बराबर 9 दिया गया है, तो कॉमन कलेक्टर में धारा का गेन होगा। तो गामा बराबर होता है आपका बीटा प्लस 1, तो बीटा प्लस 1 अपन रखेंगे तो 9 + 1 = 10। निम्न में से किसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका कॉमन कलेक्टर का, जिसका होता है आपका 20 किलो ओम से 500 किलो ओम, और सबसे कम होता है वो होता है आपका 50 से 200 ओम। सबसे ज़्यादा करंट गेन किस तरह से बीजेटी में किया जाता है, यानी किस तरह से बीजेटी में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है आपकी CB एल्फा। तो अपन का गामा बराबर हो जाता है 1 प्लस बीटा 1 प्लस कॉमन कलेक्टर के अंदर लिया जाता है। ये आपका किस प्रकार से लिया जाता है ये आपको समझाया गया था। कॉमन, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा करंट गेन किस बीजेटी में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है आपका कॉमन कलेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉमन कलेक्टर में ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किया जाता है कॉमन कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका कॉमन बेस पे। CE कॉमन एमीटर में इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री। किस प्रकार के बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में नॉर्मली यूज किया जाता है, उसको किया जाता है कॉमन एमीटर को। यदि कॉमन बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो तथा कॉमन बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, जब एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो तथा कॉमन बेस आपका फॉरवर्ड बाइस में हो, तो बीजेटी कार्य करेगा। बीजेटी आपका इन्वर्टेड मोड के अंदर कार्य करेगा, ये मैंने सारणी में आपको बता रखा है। फिर आपका DC लोड लाइन में आपका अक्स एक्सिस में कौन सा बिंदु होता है, तो वो होता है आपका VCE बराबर VCC, यानी V वोल्टेज कलेक्टर एमीटर, वोल्टेज आपका कॉमन कलेक्टर, ये आता है आपका कॉमन एमीटर और ये होता है आपका कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। ये आपका इस प्रकार से डायग्राम होता है। एक अच्छे बीजेटी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, तो वो होता है आपका DC लोड लाइन के मध्य। एक बीजेटी में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, तो यह कार्य करेगा, तो ये आपका सेचुरेशन रीजन में कार्य करेगा। डिजिटल में बीजेटी को किस मोड के अंदर यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कट ऑफ रीजन तथा सेचुरेशन रीजन के अंदर कार्य किया जाता है। कट ऑफ रीजन के अंदर आपका ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है और सेचुरेशन के अंदर शॉर्ट की तरह। किस बीजेटी में पावर गेन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है आपका कॉमन एमीटर का सबसे ज़्यादा पावर गेन होता है। बात करते हैं पावर एम्पलीफायर की, तो पावर एम्पलीफायर किसी इकाई में आयाम को बढ़ाना एम्पलीफिकेशन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, एक होता है आपका पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर ये वोल्टेज को बढ़ा देता है तथा पावर को कम यानी 500 मिली वाट से भी कम होती है, यह स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज में किया जाता है। पावर एम्पलीफायर यह पावर को बढ़ा देता है लेकिन वोल्टेज को सेम रखता है, यानी समान रखता है। यह बड़े सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है।
फिर आपका एम्पलीफायर सिग्नल इस प्रकार से लगा रहता है। पहले माइक्रोफोन, वोल्टेज एम्पलीफायर का काम हो गया वोल्टेज को बढ़ाना। पावर एम्पलीफायर लगा रहता है, वो पावर को बढ़ाएगा, वोल्टेज को समान रखेगा। फिर यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा रहता है जिसका रेजिस्टेंस होता है आपका 4 से 25 ओम। यह आपकी वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर की डिफरेंस अंतर है जो कि मैंने आपको करवा रखे हैं, देख लो ध्यान से। दोनों के प्रतिरोध को बराबर करने की प्रक्रिया को इम्पीडेंस मैचिंग कहा जाता है। ये यदि दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे तो ही पावर एम्पलीफायर लाउड स्पीकर पर अधिकतम पावर ट्रांसफर करेगा। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से। फिर चलते हैं यहाँ पे पावर एम्पलीफायर है, इसका रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम के लमसम होता है और आपका लाउड स्पीकर होता है 4 से 25 ओम। इम्पीडेंस मैच करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इम्पीडेंस मैच करना है तो अपन को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगाना ही पड़ेगा। पावर एम्पलीफायर के प्रकार, तो पावर एम्पलीफायर होता है वो एक तो होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। पावर एम्पलीफायर को क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया जाता है कि 360 डिग्री पर इनपुट साइकिल में से कितना डिग्री कोण आउटपुट में प्राप्त होता है। यानी ये वेवफॉर्म है अपनी साइनोसॉइडल, ये कितनी वेवफॉर्म इसके अंदर प्राप्त हो रही है, इसके आधार पर आपको ये पावर एम्पलीफायर को अपन क्लासिफिकेशन यानी इनको डिवाइड करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका क्लास ए है, क्लास के अंदर आपका 360 डिग्री तक आउटपुट मिलता है और इसके अंदर रजिस्टेंस से कपल करने पे दक्षता आपकी 25 से 35% तक होती है तथा ट्रांसफॉर्मर से कपलिंग करने पर इसकी दक्षता 50% तक मिल जाती है। इसका डिस्टोर्शन कम होता है। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी के अंदर आपकी हाफ साइकिल प्राप्त होती है, यानी इस पर इनपुट में 180 डिग्री तक ही आउटपुट प्राप्त होता है। दक्षता होती है वो होती है आपके 78.5%, डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लास ए बी। यह एम्पलीफायर अपना आउटपुट 180 से 360 डिग्री के बीच में देगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है वेवफॉर्म के थ्रू। इसकी दक्षता होती है 50% से 78.5% के बीच में होती है। और क्लास सी की बात करें तो इस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है। यह 180 डिग्री से भी कम आउटपुट देगा। इसकी दक्षता होती है वो होती है आपकी 78.5% दक्षता से भी अधिक होती है। यह आपकी अधिकतम दक्षता के लिए काम में लिया जाता है क्लास सी एम्पलीफायर। बात करते हैं अपन पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर होता है, इसे क्लास बी एम्पलीफायर से बनाते हैं। इस दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रकार से डायग्राम होता है पुश पुल का। तो इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये 2 पॉइंट है, यानी 2 ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं पुश पुल के अंदर। ट्रांसफॉर्मर का कार्य 180 डिग्री, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा, इसका कार्य 180 डिग्री फेज डिफरेंस पैदा करना है। एक समय पर एक ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तथा दूसरा ऑफ होगा। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक पुश पुल एम्पलीफायर, यह एनपीएन तथा दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। तो ये 2 लाइनें इसकी इंपॉर्टेंट है और ये 2 लाइनें इसकी इंपॉर्टेंट है।